तो यहाँ पे टीएस एलियट ऐसा बिलीव करते थे कि एक इंसान जो है, एक आर्टिस्ट जो है, वो हमेशा अपने पास से सीखता है। और रोल ऑफ ट्रेडिशन में उन्होंने कहा है कि हम लोग को एक ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए, जैसे कि जो परंपरा चलती आ रही है, इतने जो पुराने पुराने महान कलाकार हैं, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, हम लोग को उनसे सीखना चाहिए, उनके वर्क्स को देख के उनसे सीखना चाहिए। एंड और ये कब हो पाएगा, जब हम लोग खुद का ईगो साइड रखेंगे, अपने खुद के पर्सनालिटी को अलग रखेंगे और एक जो परंपरा आते जा रहा है, ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, तभी हो पाएगा। थर्ड है एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी। एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी में टीएस एलियट ऐसा उनका बिलीफ था, ऐसा वो बता रहे हैं कि एक आर्टिस्ट का जो पर्सनल इमोशंस होता है, उसका खुद का जो फीलिंग्स होता है, थॉट्स होता है, वो क्या क्या एक्सपीरियंस करता है अपने लाइफ में, उसको अपने वर्क के बीच में, अपने काम के बीच में नहीं आने देना है, उसको डोमिनेट नहीं करने देना है। और उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जितने भी यूनिवर्सल थीम्स होते हैं उसको अपने वर्क में दिखा सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ना कि अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी को दिखा के। और अगर हम लोग अपने खुद के पर्सनालिटी को थोड़ा, उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम कर देंगे, तो एक आर्टिस्ट अपना काम अच्छे से कर सकते हैं और सभी ह्यूमन एक्सपीरियंस को दिखा सकता है अपने वर्क में। फोर्थ इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब है कि एलियट ने ये कॉन्सेप्ट में बताया है कि अगर कोई आर्टिस्ट अपना इमोशंस शो करना चाहता है, ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता है, तो वो अपने को आर्ट में या जो भी वो वर्क लिख रहा है उसमें वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अपना इमोशंस दिखा सकता है या सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है, जिससे कि क्या होगा, ऑडियंस उस इमोशंस को पकड़ पाएंगे और समझ पाएंगे, या रीडर्स। और यहाँ पे भी टीएस एलियट बता रहे हैं कि यहाँ पे जो इमोशंस और फीलिंग्स का बात हो रहा है, वो आर्टिस्ट के इमोशन फीलिंग्स का बात सिर्फ नहीं हो रहा है, वो सब्जेक्टिव फीलिंग्स का बात नहीं कर रहे हैं, उसको सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और यूनिवर्सली रिकॉग्नाइजेबल एक्सपीरियंस, मतलब जो पहले से इतना ट्रेडिशनल, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, उनके एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग उनका इमोशंस दिखा सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, सिचुएशन के थ्रू, ना कि अपना फीलिंग्स और इमोशंस। फिर आता है फोर्थ, द बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड यूनिवर्सल। यहाँ पे टीएस एलियट ये समझाते हैं कि एक जो आर्टिस्ट है, क्योंकि इसमें बार बार टीएस एलियट क्या कह रहे हैं आर्टिस्ट को, कि तुम अपना पर्सनालिटी को सप्रेस रखो, उसको नीचे रखो। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं आर्टिस्ट को कि तुम अपना खुद का इंडिविजुअलिटी, खुद का व्यक्तित्व पूरी तरीके से मिटा दो, नहीं, ऐसा वो नहीं कह रहे हैं। बल्कि इसका मतलब होता है, एक वो बोल रहे हैं कि एक बैलेंस मेंटेन करके रखो, एक बैलेंस अचीव करो, जहाँ पे तुम्हारा खुद का पर्सनालिटी, तुम्हारा खुद का जो आइडेंटिटी है वो भी बना रहे, और साथ ही साथ जो यूनिवर्सल अपील है वो भी कम ना हो। द आर्टिस्ट आइडेंटिटी इज़ नॉट ऑब्लिटरेटेड। तो यहाँ पे टीएस एलियट क्या बताना चाह रहे हैं कि एक आर्टिस्ट का खुद का पर्सनालिटी मिटता नहीं है, बल्कि और निखर के आता है जब वो एक ट्रेडिशन फॉलो करता है। मतलब जो परंपरा चलती आ रही है, बड़े बड़े जो कलाकार हैं, जो पहले पास्ट में वर्क कर चुके हैं, अगर वो उनसे सीख के, उनके एक्सपीरियंस से सीख के अपने आर्ट में दिखाता है, तो उसका और आर्ट निखर के आता है। मतलब जो आर्टिस्ट है उसका खुद का पहचान
बन रहा है, लेकिन जब वो एक परंपरा एक ट्रेडिशन से जुड़ जाता है तो उसका आर्ट और निखर के आता है और मजबूत दिखता है और सक्सेसफुल होता है। सेकंड क्वेश्चन, Virginia Woolf proposes a new model for fiction writings for the 20th century through her ideas on modern fiction comment। वर्जीनिया वुल्फ को मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर माना जाता है। तो वर्जीनिया वुल्फ अपने वर्क्स में कभी भी ट्रेडिशनल नैरेटिव्स का यूज़ नहीं करती थी। वो ऐसा मानती थी कि वो ज़्यादातर इमोशंस शो करती थी अपने वर्क में। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट इज़ चैलेंजिंग ट्रेडिशनल नैरेटिव्स। तो जैसे कि वो ट्रेडिशनल नैरेटिव को सबसे पहले चैलेंज कर रही है, मतलब एक एडवर्डियन नॉवेलिस्ट, एक नॉवेलिस्ट है एडवर्डियन, उसके वर्क को वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है, उनके अगेंस्ट वो बोलती है कि उनका ऐसा मानना था कि एडवर्डियन नॉवेलिस्ट जो हैं वो अपने वर्क में सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी दुनिया की बात करते हैं, अंदर के इमोशंस और फीलिंग्स का बात नहीं करते हैं, और उनके वर्क में सिर्फ प्लॉट ड्रिवन स्टोरीज होती हैं। और वो ये भी क्रिटिसाइज़ करती हैं कि ऐसे स्टोरी टेलिंग से एक ह्यूमन का एक्सपीरियंस ठीक से निखर के नहीं आता है, उसका इमोशंस ठीक से नहीं निखर के आता है ऑडियंस के सामने। और वर्जीनिया वुल्फ का जो ऐसे है मॉडर्न फिक्शन, उसमें वर्जीनिया वुल्फ बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन दिखाती है मटेरियलिस्टिक कंसर्न से ऑफ अ प्रेडिसेसर। मतलब वर्जीनिया वुल्फ के पहले जितने भी आर्टिस्ट आए थे जो ट्रेडिशन, एक परंपरा फॉलो कर रहे थे, वो सब एक ही तरह का वर्क लिखते थे, जो कि वर्जीनिया वुल्फ के लिए बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक उनका वर्क उनको लगा। क्योंकि और वर्जीनिया वुल्फ अपने वर्क में क्या करती थी, ह्यूमन के फीलिंग्स का बात करती थी, इमोशंस का बात करती थी। सेकेंड इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वर्जीनिया वुल्फ अपने मॉडर्न फिक्शन में यूज़ करती थी, जिसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। इस टेक्निक से क्या होता है, एक ह्यूमन माइंड के अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या थॉट्स है, फीलिंग्स है, इम्प्रेशंस है, उसको कैप्चर कर पाता है एक आर्टिस्ट। और ऐसा करने से वर्जीनिया वुल्फ जो रीडर्स है, व्यूअर्स हैं, उनको एक अच्छे तरीके से समझा पाती हैं अपने स्टोरीज़ के कैरेक्टर्स के लाइफ्स के बारे में। सिर्फ उनके लाइफ्स के बारे में नहीं, उनके इनर वर्ल्ड के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में भी रीडर्स तक वो अपना बात पहुंचा पाती हैं। थर्ड इज़ फोकस ऑन द इंटरनल वर्ल्ड। तो वर्जीनिया वुल्फ क्या बिलीव करती थी कि एक मॉडर्न फिक्शन वर्क जो होता है वो सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं दिखाता है, बल्कि एक इंटरनल इंटरनल जो एक इंसान के अंदर चल रहा है इमोशंस, थॉट्स, उसको भी दिखाता है। मतलब एक ह्यूमन की साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फीलिंग्स को भी दिखाता है उनके वर्क में। और उनके वर्क में, उनके स्टोरीज़ में, नॉवेल्स में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, हर कैरेक्टर्स के इमोशंस को वो बहुत अच्छे से ऑडियंस तक पहुंचाती हैं। और वो सभी दूसरे राइटर्स को भी यही इनकरेज करती है कि वो भी ह्यूमन एक्सपीरियंस के डेप्थ तक पहुँचे, उनकी गहराई को समझें, एक इंसान की गहराई को समझें, और उनका मोमेंट्स को कैप्चर करें। और ऐसा करने से क्या होगा, जो रीडर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो स्टोरी के कैरेक्टर्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है ब्रेकिंग कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग कन्वेंशनल स्ट्रक्चर। तो वर्जीनिया वुल्फ एक नया मॉडल बनाना चाहती थी फिक्शन की दुनिया में। तो वो जो इतने सालों से परंपरा चलते आ रही थी, एक स्ट्रक्चर सब फॉलो कर रहे थे आर्टिस्ट, उसको भी, उस परंपरा को वो तोड़ देती हैं और एक खुद का नया मॉडल बनाती हैं। जैसे कि सभी आर्टिस्ट क्या करते थे, वो एक स्ट्रक्चर उनका फिक्स होता था,
स्टोरी टेलिंग उनका फिक्स होता था कि स्टोरी स्टार्ट हुआ, बीच में कुछ हुआ, फिर ख़त्म हो गया। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ इससे बहुत ही अलग स्ट्रक्चर में लिखती थी अपना फिक्शन, या फिर अपना वर्क बहुत अलग तरीके से लिखती थी। मतलब उनका कोई कोई जो वर्क होता था वो बहुत अलग होता था उसका स्ट्रक्चर, जिससे कि वो बताना चाहती हैं लाइफ भी अनप्रिडिक्टेबल होता है ऐसे ही, और आधा अधूरा होता है कभी कभी। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका बहुत फेमस वर्क्स है मिसेस दैलोवे और टू द लाइट हाउस। उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि एक सीधी स्टोरी टेलिंग नहीं बताई गई है, उसमें बहुत अलग अलग शिफ्ट्स आते रहते हैं स्टोरी के बीच में। तो उन्होंने एक जो स्ट्रक्चर, एक परंपरा चलती आ रही थी, उसको भी तोड़ दिया अपना नया मॉडल बना के। अब आता है लास्ट पॉइंट, एम्फेसाइजिंग सब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ ने ये रिकॉग्नाइज़ किया, वो ये बता रही हैं कि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग इमोशंस होते हैं, और हर इंसान अलग अलग चीज़ एक्सपीरियंस करता है अपने लाइफ में, और हर इंसान का जीने का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। मतलब हर कोई एक जैसा नहीं जीता है, सबका यूनिक वे होता है जीने का। तो वर्जीनिया वुल्फ इसी तरह सभी रीडर से कनेक्ट करने के लिए अपने वर्क में बहुत लोगों का व्यू पॉइंट्स रखती थी अपने काम में, जिससे कि जो रीडर्स हैं उनको और भी अच्छे से उनका स्टोरी समझ में आता था। तो इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिला कि वर्जीनिया वुल्फ ने जब अपना इनोवेटिव आइडियाज़, अपना नया आइडियाज़ यूज़ किया मॉडर्न फिक्शन में, वो एक रेवोल्यूशन, एक चेंज लेके आई, जो कि एक ट्रेडिशन चलते आ रहा था, उसको उन्होंने तोड़ा 20th सेंचुरी के ट्रेडिशन को, और उन्होंने ट्रेडिशनल नैरेटिव्स को, जो परंपरा चलती आ रही थी, उसको भी चैलेंज किया। और उन्होंने अपने वर्क में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एम्फेसाइजिंग द इंटरनल एंड सब्जेक्टिव नेचर, इन सभी चीज़ों को यूज़ किया। Question number 3 is strong sense united to delicate sentiment, improved by practice, perfected by comparison, and cleared of all prejudice can alone title critics to this valuable character, and the joint verdict of such, wherever they are to be found, is the true standard of taste and beauty. With reference to the above, critically comment on Hume's conceptualization of a standard of taste. क्वेश्चन नंबर 3 में डेविड ह्यूम का जो ऐसे है स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट, उसमें उन्होंने एक लाइन बोला था कि ऐसा कोई भी कैरेक्टर, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसमें क्षमता होती है स्ट्रॉन्ग सेंस की, मतलब जो जिसमें एक मजबूत समझ होती है चीज़ों को परखने की, और साथ ही साथ उसमें डेलिकेट सेंटिमेंट होती है, मतलब एक कोमल भावना होती है, और वो खुद को दूसरों से सीख के, दूसरों के एक्सपीरियंस, दूसरों के काम से सीख के खुद को और भी ज़्यादा सुधारता है, इम्प्रूव करता है, और जिसमें कोई प्रेजुडिस नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, वही एक सच्चा आलोचक कहलाता है। और ऐसे आलोचक जहाँ भी पाए जाते हैं, उन सभी आलोचक, ऐसे जितने भी आलोचक होते हैं, ठीक है, ऐसे जितने भी आलोचक होते हैं, उन सभी का ओपिनियन को अगर हम लोग एक साथ देखें तो वही एक सच्चा ट्रू स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट एंड ब्यूटी कहलाएगा। तो डेविड ह्यूम के ये जो उन्होंने कहा था उसको बताना है, डिफाइन करना है, कमेंट करना है। तो इसका आंसर होगा डेविड ह्यूम, जो कि हम लोग जानते हैं 18th सेंचुरी के स्कॉटिश फिलोसफर थे, जिन्होंने फिलोसफी ऑफ एस्थेटिक्स में कंट्रीब्यूट किया है अपने ऐसे के थ्रू, जिसका नाम था ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट। फिलोसफी ऑफ एस्थेटिक्स का मतलब होता है
कला, सुंदरता एंड टेस्ट, ये सब का जो लोग स्टडी करते हैं। एंड उन्होंने अपने ऐसे में ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट, इस ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि नेचर ऑफ टेस्ट जो कि सभी लोगों के लिए अलग होता है, उस प्रॉब्लम से डील किया है। फिर ताकि जो लोग उसे यूनिवर्सली अप्लाई कर सके अपने लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम लोग देखा, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सेंस एंड डेलिकेट सेंटिमेंट। तो यहाँ पे डेविड ह्यूम बता रहे हैं या फिर क्रिटिक कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट जो होता है वो वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस और डेलिकेट सेंटिमेंट में होना चाहिए। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सेंस से वो बताना चाह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंस मतलब एक मजबूत समझ होना। मतलब जिस व्यक्ति में एक मजबूत समझ होगी, स्ट्रॉन्ग सेंसिबिलिटी होगी, वो किसी भी आर्ट या ब्यूटी के छोटे छोटे डिटेल्स को भी अप्रिशिएट कर पाएगा और उसको समझ पाएगा। और इसमें क्या होता है, सिर्फ सेंसरी परसेप्शन नहीं, मतलब सेंसरी मतलब जो हम लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सिर्फ उस चीज़ को देख के वो नहीं समझेगा, बल्कि ऐसा व्यक्ति जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंसिबिलिटी होगा वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल तक आर्टवर्क समझ पाएगा, मतलब डीपर लेवल तक समझ पाएगा उस चीज़ को। और दूसरी तरफ डेलिकेट सेंटिमेंट का मतलब है कोमल भावना, मतलब डेलिकेट बहुत ही नरम भाव रखने वाला चीज़, व्यक्ति जो कि आर्ट में इमोशंस शो करता है। मतलब इट encompasses एन इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस दैट enables, मतलब ऐसी कोमल भावना जिससे एक इमोशन इग्नाइट होता है हमारे अंदर और हम लोग आर्ट के साथ कनेक्ट कर पाते हैं इमोशनली। तो अगर एक साथ ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग सेंस और डेलिकेट सेंटिमेंट, ये दोनों क्वालिटीज़ क्या बनाती हैं, एक क्रिटिक को, एक आलोचक को अच्छे से आलोचक को इंश्योर करती है कि वो अपने वर्क को, अपने आर्ट को अच्छे से समझ सके, परख सके और महसूस कर सके। सेकेंड इज़ इम्प्रूवमेंट बाय प्रैक्टिस एंड कंपैरिजन। तो यहाँ पे डेविड हम समझा रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या महत्व होती है एक्सपीरियंस का और कंपैरिजन का क्या महत्व होता है। जैसे कि एक बहुत ही सक्षम आर्टिस्ट जो होता है, जो बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत टैलेंटेड होता है, वो क्या करता है, वो अपने आप को इम्प्रूव करता है प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, और दूसरों बहुत सारे वर्क के साथ इंगेज होके वो खुद को इम्प्रूव करने का कोशिश करता है। तो कंपैरिजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इम्प्रूवमेंट में, क्योंकि एक आर्टिस्ट जब दूसरे आर्टिस्ट के वर्क ऑफ आर्ट को कंपेयर करता है, अलग अलग आर्टिस्ट के वर्क ऑफ आर्ट को, और उससे सीखता है कुछ, तो वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन पाएगा और खुद में सुधार ला पाएगा। थर्ड इज फ्री ऑफ प्रिजुडिस। यहाँ पे डेविड ह्यूम बताते हैं कि एक अच्छे क्रिटिक को, एक अच्छे आलोचक को क्या ज़रूरी है, प्रिजुडिस से फ्री होना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसके अंदर प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर कोई भेदभाव करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो व्यक्ति भेदभाव करेगा, प्रिजुडिस होगा उसके अंदर, तो वो सही से जजमेंट नहीं ले पाएगा, सही डिसीज़न कभी नहीं लेगा और एक आर्टवर्क का वैल्यू नहीं समझ पाएगा। तो अगर वो भेदभाव ना करे, पर्सनल बायस मतलब भेदभाव ना करके और दूसरों के, सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में ना आके सही डिसीज़न अगर लेगा, सही जजमेंट एक क्रिटिक करेगा और फेयरली
जज करेगा आर्ट को तो वो अच्छे से आर्ट को समझ सकता है। फिर फोर्थ पॉइंट है द जॉइंट वर्डिक्ट ऑफ ट्रू क्रिटिक्स। तो यहाँ पे डेविड ह्यूम ये चीज़ उनको पता चल रहा है, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि सभी के पास ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होती है एक अच्छा क्रिटिक आलोचक बनने के लिए। किसी ना किसी में कुछ कमी होती है, लेकिन वो जो रेयर लोग होते हैं, रेयर ह्यूमन बींग्स जो होते हैं जिनके अंदर ये सभी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो कि उन्होंने बताया, स्ट्रॉन्ग सेंस, डेलिकेट सेंटिमेंट, एक्सपीरियंस, इम्पार्शियलिटी, ये सभी क्वालिटीज़ अगर जिन क्रिटिक में मिलती है, सिर्फ वही किस चीज़ के लायक होता है, सक्षम होता है, स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट के लिए सक्षम होता है। और ये इन सभी क्रिटिक का जो एक कलेक्टिव जजमेंट आता है इन सभी के ओपिनियन का, जो लोग रेयर इंडिविजुअल्स हैं, उससे हम लोग एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट हम लोग को मिल सकता है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। फोर्थ क्वेश्चन इज anti-terror is in all cases whatsoever, either more openly or lately, the ruling principle of the sublime. Discuss Burke's notions of terror and sublime with reference to at least one literary text. तो एडमंड बर्ग का जो आइडिया था टेरर एंड सबलाइम के बारे में जो उन्होंने बताया था वो हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो एडमंड बर्ग जो अपने वर्क में जिसका नाम था ए फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल, उसमें उन्होंने बताया है सबलाइम के बारे में और रिलेशनशिप क्या होता है सबलाइम का टेरर के साथ। एडमंड बर्ग के अकॉर्डिंग सबलाइम क्या है? सबलाइम एक तरह का एस्थेटिक क्वालिटी, एक ऐसा फीलिंग है जिससे लोगों को प्लेजर फील होता है, बहुत ही वॉन्डर फील होता है, अच्छा फील होता है और बहुत इंटेंस फील होता है। और जब वही सब लाइन टेरर के साथ मिल जाए तो उसका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इमोशंस बन जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे द रोल ऑफ टेरर इन द सबलाइम। तो पहला है रोल ऑफ टेरर। तो यहाँ पे एडमंड बर्ग जो है वो बता रहे हैं कि टेरर मतलब कि जो डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है सबलाइम के एक्सपेक्ट में, क्योंकि ये एक हमारे अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्स को इवोक करता है, जागरूक करता है। मतलब हमारा जो बॉडी है वो हमेशा रिएक्ट करता है किस चीज़ से? टेरर से, डर से। मतलब जब भी हम लोग कुछ ऐसा चीज़ फेस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता और बहुत बड़ा होता है, बहुत भयानक होता है, तो हमारे अंदर सबसे पहले क्या वो हमारा बॉडी फील करता है? डर महसूस करता है। वो फियर जो होता है ना, वो तभी तक अच्छा लगता है जब हम किसी खतरे में नहीं होते, लेकिन हम लोग को वो महसूस होता है। मतलब हम एक सेफ डिस्टेंस पे हैं, उस खतरे से बहुत दूरी पे हैं, लेकिन हमें वो डर महसूस होता है और साथ ही साथ सेफ भी हैं हम, तो हमें अच्छा भी फील होता है। और ये जो दोनों कॉम्बिनेशन होता है डर और ऑ, मतलब सबलाइम और टेरर एक साथ, तो यहाँ पे एडमंड बर्ग ये समझा रहे हैं कि सबलाइम का मतलब सिर्फ प्लेजर या फिर सुंदरता नहीं होती है, बट वो एक थ्रिल, एक ट्विस्ट के साथ आती है। किसके साथ? और वो थ्रिल और एडवेंचर हम लोग को कब फील होता है? जब हम लोग कुछ ऐसा भयानक चीज़ कन्फ्रंट करते हैं अपने सामने। और वो एडवेंचर और वो इमोशन हम लोग को कब फील होता है? जब हमारे साथ कुछ भयानक होता है, जब हम डर जाते हैं। तो इसलिए रोल ऑफ टेरर बहुत ज़रूरी होता है सब्लिमिटी में,
तो यहाँ पे एडमंड बर्क यही समझा रहे हैं कि सबलाइम का मतलब सिर्फ सुंदरता या फिर प्लेजर नहीं होता, उसके साथ एक थ्रिलिंग एडवेंचर भी होता है जो कि डर से आता है, टेरर से आता है। सेकेंड पॉइंट इज लिटरेरी एक्सप्लोरेशन, मैरी शेलीज फ्रैंकस्टीन। यहाँ पे जो मैरी शेली का नॉवेल था जिसका नाम था फ्रैंकेनस्टीन, वो बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल है जो कि एडमंड बर्क के आइडिया ऑफ टेरर एंड सबलाइम को दिखाता है, क्योंकि इस नॉवेल में सबलाइम को बहुत अच्छे तरीके से टेरर के साथ लिंकअप करके दिखाया गया है। नेचर का भी डिपिक्शन दिखाया गया है और जो क्रिएचर और जो मॉन्स्टर है इस नॉवेल में उसको भी दिखाया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल इस नॉवेल में जो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन एक मॉन्स्टर क्रिएट करता है और इसमें ऐसे बहुत सारे नेचर के डिपिक्शन है जैसे कि एल्प्स माउंटेन्स, आइस लैंडस्केप्स, ये सब नेचर की ब्यूटी को दिखाते हैं, सब्लिमिटी को दिखाते हैं। एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है ये सब देख के या फिर सोच के। लेकिन उसी तरफ जो एक मॉन्स्टर है, फिर एक डर होता है कैरेक्टर में, वो एक डर बैठ जाता है वो, और यही कॉम्बिनेशन दिखाता है टेरर और सब्लिमिटी दोनों का एक साथ इस नॉवेल में। थर्ड पॉइंट इज द सब्लाइम इन नेचर। तो इसमें वही चीज़ बताया गया जो मैंने अभी बोला कि मैरी शेले ने अपने नॉवेल में बहुत ही अच्छे से नेचुरल वर्ल्ड जो होते हैं, हमारी जो नेचर होते हैं, उसको डिस्क्राइब किया है, जो कि एडमंड बर्क अपने आइडियाज़ में सबको बताना चाह रहे हैं। जैसे कि उन्होंने क्या क्या अपने नॉवेल में बताया है, वास्ट अनटेम्ड लैंडस्केप्स, मतलब कि बहुत बड़े बड़े लैंडस्केप्स, स्विस एल्प्स के, मतलब स्विस एल्प्स माउंटेन्स हैं, एंड आर्टिक सर्व एज अ बैकड्रॉप दैट। और इससे हम लोग को कैसे फीलिंग आती है ये नेचर के डिस्क्रिप्शन पढ़ के, एक ऑ एंड फियर दोनों आता है, मतलब उसकी खूबसूरती को भी हम लोग समझ पा रहे हैं और उससे एक डर भी महसूस हो रहा है उस खालीपन से। फॉर एग्ज़ाम्पल जब विक्टर फ्रैंकेनस्टीन जो है इस नॉवेल में वो ग्लेशियर्स पे ट्रैवल करता है और स्नो के माउंटेन्स जो है, बर्फ़ से भरे हुए माउंटेन्स, वहाँ पे जब वो ट्रैवल करता है तो उसको बहुत अच्छा भी फील होता है नेचर का ब्यूटी और खूबसूरती देख के, और साथ साथ वो बहुत डरा हुआ महसूस भी करता है मॉन्स्टर के डर से। यही जो डर और सब्लिमिटी एक साथ दिखाया जा रहा है वही एडमंड बर्ग का थ्योरी है। फिर फोर्थ पॉइंट इज द क्रिएचर एज अ सोर्स ऑफ टेरर एंड सबलाइम। और मैरी शेले का जो नॉवेल है उसमें जो एक मॉन्स्टर रहता है, क्रिएचर रहता है, वो खुद एक सबलाइम का क्वालिटी शो करता है। कैसे? क्योंकि वो जो मॉन्स्टर है उसका जो अपीयरेंस है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा डरावना अपीयरेंस रहता है उसका। वो जो क्रिएचर है, वो जो मॉन्स्टर है, उससे एक हम लोग को डर वाला फीलिंग आता है उसके क्रिएशन को देख के, क्योंकि वो जिस तरह से वो मॉन्स्टर बना है, एक लैब में बनता है वो एक ह्यूमन कैपेबिलिटी के बाउंड्रीज से बाहर है, हमारे नेचुरल ऑर्डर में जिस उससे बहुत ही अलग है वो क्रिएचर, और वो बहुत डरावना है देखने में। लेकिन साथ ही साथ वो जो क्रिएचर है वो अंदर से बहुत ही अच्छा इंसान है, मतलब एक अच्छा क्रिएचर है, क्योंकि वो बहुत ही अ, अच्छा सवाल रेस करता है ह्यूमैनिटी के बारे में, इस वर्ल्ड के क्रिएशन के बारे में बहुत अच्छा अच्छा सवाल वो रखता है रीडर्स के सामने। तो इससे रीडर्स उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और साथ ही साथ उन उसके अपीयरेंस से उनको फियर या फिर डर भी महसूस होता है। तो ये जो रीडर एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही दिखाता है टेरर एंड सबलाइम। तो ये जो नॉवेल है फ्रैंकेनस्टीन, इसमें मैरी शेले एडमंड बर्ग के आइडियाज़ ऑफ टेरर एंड सबलाइम को बहुत अच्छे से दिखाती हैं, शो करती हैं रीडर्स को, जिससे कि जो रीडर्स है वो और भी तरह से कनेक्ट कर पाते, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट कर पाते हैं इस वर्क में। और ये सभी एक्सप्लोरेशन से हम लोग को क्या समझने को मिलता है कि ये जो टेरर है, जो डर है,
वो सब लाइम के साथ खूबसूरती के साथ जब मिल जाता है तो वो बहुत ही एक बड़ा और हमारे लिए यादगार एक्सपीरियंस हो जाता है जो कि ऑर्डिनरी नहीं होता। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ सेंटिमेंट इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट। तो इसमें बताना है कि डेविड ह्यूम जो है वो रोल ऑफ सेंटिमेंट सेंटिमेंट के बारे में क्या बताए थे ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट अपने ऐसे में। तो पहला है सेंटिमेंट एज अ बेसिस फॉर टेस्ट। तो यहाँ पे रोल ऑफ सेंटिमेंट में डेविड ह्यूम ने ये क्रिटिक किया है, मतलब वो ये बता रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो सेंटिमेंट होती है, सेंटिमेंट मतलब जो फीलिंग्स होती है हमारे अंदर, इमोशंस होती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट या आर्ट को देख के हमें फील होता है उसको कहते हैं सेंटिमेंट। एक हम लोग का बॉडी रिस्पॉन्स करता है किसी भी चीज़ को देख के, उसको कहते हैं सेंटिमेंट। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, सेंटिमेंट का रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक टेस्ट को फॉर्म करने में, फॉर्मिंग जजमेंट ऑफ टेस्ट। या इसमें डेविड हम कहते हैं कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोग कोई सुंदरता को या सुंदरता देखते हैं या सुंदरता बताते हैं, तो वो हम लोग तभी बता पाते हैं जब वो हमारे अंदर होती है, वो सुंदरता मतलब वो भावना हमारे अंदर होती है, तभी हम दूसरों चीज़ों को अप्रिशिएट कर पाते हैं। मतलब अगर एक इंसान कोई वर्क ऑफ आर्ट को एनकाउंटर करेगा, उसके सामने कोई वर्क ऑफ आर्ट रखा जाएगा या कुछ भी रखा जाएगा आर्ट, तो वो उसको तभी अप्रिशिएट कर पाएगा उसकी ब्यूटी को जब उसके अंदर वो चीज़ सेंटिमेंट हो, उसके अंदर वो इमोशनल रिएक्शन हो। सेकेंड पॉइंट इज सब्जेक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ सेंटिमेंट। ये सबसे मेन पॉइंट होता है। डेविड ह्यूम इसमें बता रहे हैं कि सेंटिमेंट बहुत डाइवर्स होता है, मतलब अलग अलग सेंटिमेंट होता है अलग अलग इंडिविजुअल्स में। मतलब अगर कोई वर्क ऑफ आर्ट है और उसको सभी लोग देख रहे हैं तो सभी लोग अलग चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का एक्सपीरियंस बहुत ही, उनका खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। सबका एजुकेशन बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड सबका अलग होता है, इसलिए वो लोग जो इमोशनल रिएक्शन उनका होता है वो अलग हो सकता है एक सेम आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट के लिए। और ये जो डिफरेंस होता है सब में, वेरिएशंस होता है, उससे अलग अलग ओपिनियन सबका निकल के आता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है एंड टेस्टफुल होता है। तो यहाँ पे डेविड हम कह रहे हैं कि ठीक है, सेंटिमेंट सब्जेक्टिव हो सकता है, मतलब अलग अलग ओपिनियन सबके हो सकते हैं, लेकिन वो खुद का अपना आइडिया दे रहे हैं, अपना प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं अगर हम लोग को बहुत ही अच्छा रिफाइंड टेस्ट चाहिए और भी ज़्यादा। और वो प्रिंसिपल्स क्या है जो हम लोग को डेविड होम बताए थे, क्वालिटीज़ लाइक डेलिकेसी ऑफ इमेजिनेशन, मतलब कोमल भाव रखना, प्रैक्टिस करना, दूसरों से सीखना, फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडिस, भेदभाव ना करना, और एक अच्छा समझ होना। ये सभी क्वालिटीज़ अगर होंगी तो हमारा टेस्ट जो होता है वो और भी अच्छा हो सकता है एंड कंसिस्टेंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज इस्टेब्लिशिंग ए स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पे डेविड हम वही चीज़ कह रहे हैं कि सेंटिमेंट सब्जेक्टिव होता है, मतलब सबके फीलिंग्स एंड इमोशंस अलग अलग होते हैं, इसलिए। और डेविड हम कहते हैं कि ये भी पॉसिबल है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं टेस्ट के लिए। कैसे सेट कर सकते हैं? एक एक्सपीरियंस्ड एंड डिस्कर्निंग जजेस के थ्रू, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जिनमें सभी नेसेसरी क्वालिटीज़ होती हैं एक आर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। जो क्वालिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, डेलिकेसी ऑफ इमेजिनेशन, प्रैक्टिस, कंपैरिजन, फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस एंड गुड सेंस, ये सभी अच्छे क्वालिटीज़ वाले, नेसेसरी क्वालिटीज़ वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कैन प्रोवाइड अ बेंचमार्क। वो लोग एक मापदंड, मतलब एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं
टेस्ट के लिए, मतलब उनका जो जजमेंट होगा वो और भी ज़्यादा रिलायबल होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, क्योंकि उनका जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही रिफाइंड है, मतलब बहुत ही अच्छा है, और क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। 6. The passion caused by the great and sublime in nature, when those causes operate most powerfully, is astonishment, explained with reference to context. तो ये जो कोट है, द पैशन caused by the great and sublime in nature, when those causes operate most powerfully, ये जो कोट है ये किसका दिया हुआ है? एडमंड बर्ग का। और ये कोट उन्होंने बताया है अपने ट्रीटीज जिसका नाम है फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल में। जो एडमंड बर्ग है 18th सेंचुरी के फिलोसफर, वो अलग अलग इमोशनल रिस्पॉन्स को एक्सप्लोर करते हैं, जिससे कि हम लोग जो हमें फील होता है अलग अलग एक्सपीरियंस से। और ये जो कोट है वो बताता है कि क्या इम्पैक्ट होता है एक इंडिविजुअल पे, particularly the feeling of astonishment. The first point is understanding the sublime. तो अंडरस्टैंडिंग द sublime, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये sublime क्या होता है? ये एक एस्थेटिक क्वालिटी है जिससे कि एक इमोशन हम लोग को फील होता है, इमोशन ऑफ ऑ एंड वंडर, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगता है हम लोग को, और तब हम लोग को बहुत ही वंडर फील होता है, बहुत ही भयभीत भी फील होता है, मतलब बहुत डर भी महसूस होता है साथ साथ, मतलब कोई ऐसा, ये सिर्फ जब हम लोग कुछ ब्यूटी एक्सपीरियंस करते हैं वो कुछ ऑर्डिनरी ब्यूटी नहीं होता, उससे बढ़ के जब कुछ होता है, जब बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगने लगता है और उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग लगने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमिटी। तो जो सबलाइम है वो सिर्फ खूबसूरती या फिर अच्छा प्लेजर, इमोशंस, ये सब के बारे में नहीं है, उसके साथ साथ एक ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ ग्रेटनेस हम लोग को जो फील होता है, हमारे अंदर एक इमोशन आता है उस चीज़ को अप्रिशिएट करने का, उस ब्यूटी को, और साथ ही साथ उस चीज़ से हम लोग को जब कुछ डर महसूस होता है उसको भी सबलाइम कहते हैं। सेकंड इज़